जीपी पे थे अपन लोग। तो जीपी कैसे पहचान देते, कोई भी सीक्वेंस जीपी में है कि नहीं कैसे पहचान देते? कॉमन रेशियो, हर टर्म में कुछ कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करने पर अगर अगला टर्म बनता था तो उसको हम लोग क्या कहते थे? जीपी कहते थे। जीपी का अपन ने nth टर्म सीखा था, कितना आया था? a r टू द पावर कितना? n-1। ठीक है, शायद अपने शुरुआत ही की थी। चलो मान लो क्वेश्चन होता, क्वेश्चन देखते थोड़े बहुत। If third term of a GP is 4 and eighth term of same GP is 21, find 12th term। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। किसी जीपी का थर्ड टर्म 4 है, एट टर्म 21 है, तब उनको उसका 12th टर्म फाइंड करना है। क्या करेंगे तो? तो देखो अपन को नहीं पता जीपी, देखो जीपी किसी भी जीपी में अगर हमें दो चीजें मिल जाए तो हम उस जीपी की सब कुछ बता सकते हैं। वो दो चीजें क्या होती थी? एक फर्स्ट टर्म और एक उसका कॉमन रेशियो। तो इसने कहा किसी जीपी का थर्ड टर्म फोर्थ है, तो किसी भी जीपी का थर्ड टर्म कैसे लिख सकते हैं? किसी भी जीपी का थर्ड टर्म कैसे लिख सकते हैं? ए आर की पावर 3-1, ये तुम्हारा कितना गिवन है? 4। किसी भी जीपी का एट टर्म कैसे लिख सकते हैं? ए आर टू द पावर 7, ये कितना? 21। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, क्या ए और आर के लिए सॉल्व कर सकते हैं क्या? दोनों को डिवाइड दे दूं, बोलो। तो दिस अपॉन दिस करेंगे तो ए से कटता, ए आर की पावर 7 अपॉन ए आर का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 21 बाय कितना? 4। बोलो है ना। तो आर की पावर 5 कितना आएगा? आर की पावर 5 इक्वल टू कितना? 21 बाय 4। तो आर इज इक्वल टू 21 बाय 4 की पावर कितना? 1/5 है ना। अब ए किससे निकालेंगे? आर के लिए यहां छाप दो, तो ए आर का स्क्वायर 21 बाय 4 की पावर कितना? 2/5 इज इक्वल टू कितना? 4। तो ए की वैल्यू आ गई 4 टाइम्स ऑफ 4/21 की पावर कितना? 2/5। आता नहीं आता। अब अपन को ए और आर मिल गया तो क्या करना है? 12th टर्म कितना आएगा? 12th टर्म कितना आएगा? ए आर टू द पावर कितना? 11। ए कितना था? 4 इंटू कितना? 4/21 की पावर कितना? 2/5। आर टू द पावर 11, आर कितना था अपना? आर आया था 21/4, 21/4 टू द पावर कितना? 1/5 और कितना? 11/5। कुछ आया नहीं आया? तो यहां से देखो कितना आएगा? 4 इंटू, ये देखो इसी का रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, बोलो। तो इसको 21/4 की पावर -2/5 लिख सकता हूं, तो 21/4 टू द पावर -2/5 और 11/5, तो कितना चाहिएगा? 9/5। पता नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। मैंने इसको लिख दिया 21/4 की पावर -2/5, तो -2/5 प्लस 11/5, 9/5 बचेगा। समझ में आ रहा है? हाँ ना, कुछ तो बोल दो। छुट्टी में पढ़ाई तो नहीं करी होगी, तो समझ में आ रहा है ना तुम क्या हुआ हो। बाकी सबने तो पढ़ाई करी थी, तुमने नहीं करी, तो समझ में आया ना क्या हुआ होगा। चलो, नहीं समझ में आया इसलिए मैं छुट्टी नहीं देता, कोई पढ़ता पढ़ता है नहीं। चलो यहां तक आया, आगे चलें, फिर से बोल दो, आगे लिखते हैं, आगे चलेंगे। क्या हो गया? कोई दिक्कत है क्या? आगे लिखता, इस सम ऑफ, बात नहीं करो, 3 टर्म्स इन जीपी is 21 and sum of the squares is equal to 189. Find
द टर्म्स। चलो 3 टर्म्स जीपी में है, ठीक है, जिनका सम कितना है 21 एंड सम ऑफ द स्क्वायर्स इज कितना 189। फाइंड द 3 टर्म्स। ठीक है, बताओ शुरुआत कैसे करें। 3 टर्म्स जो जीपी में उनका सम 21 है, तो 3 टर्म्स जीपी में अगर मुझे मानने होंगे तो मैं क्या मानूं? ये मैंने बताया था क्या, ए बाय आर टाइप का? सिंपल से 3 टर्म जीपी में क्या मानूंगा बताओ? ए आर स्क्वायर, वही मान सकते बट ठीक है। 3 टर्म्स जीपी में मैं ए आर और ए आर स्क्वायर मान लूं। अब जो जो कंडीशन है चिपका दें। पहली कंडीशन क्या है? इन तीनों का सम कितना है 21। दूसरी कंडीशन क्या है? सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। तो सम ऑफ द स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर टू द पावर 4, ये कितना है 189। बोलो है ना? तो ये 2 कंडीशन अपन को गिवन थी, तो यहां तक तो मेरे हिसाब से सब कर लोगे। अब इसके बाद तुम्हें थोड़ा सा लगाना है दिमाग। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल है, सॉल्व हो सकता है। तो ए और आर के लिए सॉल्व कैसे करो बताओ? यहां से अगर मैं ए कॉमन लूंगा तो कितना आएगा 1 प्लस आर स्क्वायर, 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू कितना 21। यहां से अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन लूंगा तो कितना आएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4, ये कितना आएगा 189। बोलो है ना? तो अब सॉल्व करने के लिए क्या करूं? क्या मैं ए को यहां से एलिमिनेट कर सकता हूं? इसको देखो और बताओ ए को एलिमिनेट कैसे करोगे? यहां ए स्क्वायर है, यहां क्या है ए है, तो ऊपर वाले को स्क्वायर कर दे। ऊपर वाले को स्क्वायर कर डिवाइड मार दो, तो ऊपर वाले को मैं क्या कर रहा हूं स्क्वायर। बोलो है ना? और नीचे वाला क्या था? ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4, दोनों का डिवाइड मार दे। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर निपट जाता ना। अब क्या, एक 21 से एक काट दो, 2 21 है, एक से कटता तो कितना आता 9, तो कितना आता 7/3। लेकिन इसका क्या करें? कुछ दिख रहा है? अच्छा क्या दिख रहा है? याद करो x to the power 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 के 2 अच्छे फैक्टर होते थे। क्या होते थे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ऊपर वाला तो वैसे रहेगा 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। नीचे इसके 2 अच्छे फैक्टर बनेंगे, एक आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 और एक आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1। बोलो है ना? और इधर कितना आएगा 7/3। तो एक आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 कटता, तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 और नीचे कितना जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 इक्वल टू कितना 7/3। तो 7 आर स्क्वायर माइनस 3 आर स्क्वायर कितना आएगा 4 आर स्क्वायर माइनस 7 आर माइनस का 3 आर, तो माइनस का कितना 10 आर, 7 माइनस का 3 प्लस का कितना 4। इसके रूट्स कैसे निकालते हैं? इसके रूट्स कैसे निकालते हैं? 4 क्या मल्टीप्लाई करोगे तो आर स्क्वायर माइनस का 10 आर प्लस का कितना 16। इसके रूट्स अच्छे हैं क्या? 8 और 2 बाय 4 है ना? तो r की 2 वैल्यू आ गई, 2 और 1/2। कुछ बोल दो। तो r की 2 वैल्यू आ गई, तो अब मैं a निकाल लूं। तो समझ में आ रहा है? डिफरेंट r के लिए a डिफरेंट आएगा। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो जब r 2 लेता, जब मैं r क्या लेता 2, तो कोई भी एक इक्वेशन पकड़ लूं, इसको पकड़ लूं, बोलो। तो r के लिए 2 लेते तो कितना आता? a टाइम्स 1 प्लस आर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू कितना 21। 4 2 6 1 7, तो a कितना आता है इससे 3। तो टर्म्स हमने क्या माने थे? ए आर और ए आर स्क्वायर। तो टर्म क्या आए थे 3 3 × 2 6, 3 × 4 12। ये समझ में आया? बट ये तब था जब हमने r क्या लिया होता 2। जब मैं r 1/2 ले लूं, जब मैं r क्या ले लूं 1/2, तो a कैसे निकालूं वापस से?
a टाइम्स ऑफ 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू कितना था 21। एलसीएम लेते बोलो तो कितना था 7/4 इक्वल टू कितना 21। यहां से कितना आएगा 3 तो a कितना आएगा 12। a 12 है r 1/2 है। टर्म्स क्या बने थे a ar और ar स्क्वायर तो a ar तो 12/2 6 है ना और अगला कितना आएगा 3। तो समझना जो तीनों टर्म्स आए वो तुम्हारे सेम ही आए। ऐसा नहीं कि आंसर बदल गया। चाहे तुम r2 लो चाहे r 1/2 लो जो तीन टर्म्स आएंगे वो 3 6 और 12 का ही पैर आएगा। लग नहीं रहा यार ठीक है। तो कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। सिंपली हमने तीन टर्म्स उसने जीपी में कहा तो हमने झट से ए आर और AR स्क्वायर मान लिया। जो जो कंडीशन थी वो अप्लाई करी। कुछ तो बोल दो। इसको हटा दो इस साइड वाले को। चलो आगे चलें। यहां तक आया। कोई क्वेश्चन अगर नहीं आया होता तो क्या करना होता है क्लास के बाद पूछना होता है। जो तुम में से 10% भी नहीं आते मतलब 10% बच्चों को छोड़ के बाकी सबको किसी को डाउट नहीं आता। और मुझे पता है इसमें से 50% बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है तो समझो अपना ही नुकसान कर रहे हो ना नहीं कर रहे हो। चलो थोड़ा बताया आगे चलें। चलो अगला कंसेप्ट देखते हैं और बताओ। इफ ABC are in GP prove that log A log B and log C are in AP। ये मैंने कराया था क्या। अगर ABC GP में है तो हमें प्रूव करना है log A log B और log C किस में होंगे AP में होंगे। तो तीन टर्म्स अगर GP में होते थे तो कुछ कंडीशन होती थी क्या। तीन टर्म्स अगर GP में होते थे मैंने बताया था कुछ क्या। चलो बता देना अगर ABC GP में बात तुम करो। अगर ABC किस में GP में तो तीन टर्म्स अगर GP में होते हैं तो क्या चीज सेम होती है कॉमन रेशियो सेम होता है। कॉमन रेशियो क्या कैसे निकालते हैं कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो। तो B और A का रेशियो वही होगा जो C और B का रेशियो होगा। इसका और इसका रेशियो वही होगा जो इसका और इसका रेशियो होगा। तो यहां से क्या निकल के आएगा दैट B स्क्वायर इक्वल टू कितना AC। ये अब याद रखना मरते दम तक है ना। अगर ABC GP में होते तो B स्क्वायर इक्वल टू कितना आता है AC। जैसे ABC AP में होते तो क्या होता है 2B इक्वल टू A प्लस C। ABC AP में होते तो क्या होता है 2B इक्वल टू A प्लस C। अगर ABC GP में होगा तो क्या होगा B स्क्वायर इक्वल टू AC। मतलब बीच वाले टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म। तो ये अपन को गिवन है। ये अपन को क्या है गिवन है। अब उनको प्रूव क्या करना है कि भाई ये तीनों किस में होंगे AP में होंगे। तो इससे लॉग वाले टर्म कैसे लाया है बिल्कुल दोनों साइड लॉग ले ले। तो टेक लॉग बोथ साइड। तो लॉग ऑफ B स्क्वायर इक्वल टू लॉग ऑफ A इंटू C। आर्ग्यूमेंट्स प्रोडक्ट में तो क्या लिखूं इसको लॉग A प्लस लॉग C। क्या इस टू को बता सकता हूं मैं
तो 2 log b इक्वल टू log a प्लस log c। क्या कुछ दिख रहा है इससे? देखो, ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, देयरफॉर फर्स्ट टर्म, मिडिल टर्म, लास्ट टर्म आर इन एपी। सो क्या ये तीनों एपी में कब होते हैं? जब ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता। आ रहा नहीं आ रहा? नहीं आया क्या? तुम लोगों को थोड़ा गर्म होने में टाइम लगेगा मुझे लग रहा है ना? थोड़ा बताया? चलो, ठीक है, आगे चलें। इसको हटा दो इस वाले को और देखते हैं। ठीक है, ये रिजल्ट याद रखना, ये बहुत ज्यादा काम आएगा। ये रिजल्ट बहुत ज्यादा काम आता है कि अगर एबीसी जीपी में होते हैं तो उनके अगर लॉग ले लें तो वो तुम्हारे किस में आएंगे? एपी में। ठीक है, इसको और भी तरीके से कर सकते थे अंदर ना। मान लो अगर 3 टर्म्स होते ए आर और ए आर स्क्वायर, मान लो 3 टर्म्स होते ए आर और ए आर स्क्वायर जो कि किसमें? जीपी में है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि इनके जो लॉग होते, इनके जो लॉग होते, मतलब लॉग ए आर एंड लॉग ऑफ ए आर स्क्वायर, हमें प्रूव करना है कि इनके अगर मैं लॉग ले लूं तो ये किस में आएंगे? एपी में। तो गौर करना, लॉग ए आर को मैं क्या लिख सकता हूं? लॉग ए प्लस लॉग आर लिख सकता हूं ना। इसको क्या लिख सकता हूं? लॉग ए प्लस लॉग आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर का 2 बाहर खींच सकता हूं। कुछ देखा? देखो, इसमें लॉग आर का ऐड करोगे तो ये बनेगा, इसमें लॉग आर ऐड करोगे तो ये बनेगा। सेम चीज ऐड करने पर अगला टर्म बन रहा है, मतलब पक्का किसमें होंगे? एपी में। और अब हम इसका कॉमन डिफरेंस भी बता पा रहे हैं, लॉग आर होगा। नहीं है क्या? चलो आगे चलें। भाई बन रहा है ना? आगे चलते हैं। इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस का ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0। Then prove that A, B, C, D are in GP. तो क्या कोई जुगाड़ दिख रही है तुम लोग को? कुछ दिख रहा है क्या? कौन सी एंटिटी? देखो, इस पे गौर करो। सर एक्स कर कहाँ गया? यहाँ पे एक्स कर भी आएगा, यहाँ पे एक्स कर भी आएगा ना। तो इस पे गौर करना, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का 2ab(x) और प्लस का बी स्क्वायर। कुछ दिख रहा? चाहिए एक्स कहाँ आएगा? कुछ नहीं दिख रहा। ए एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। सोच लो आराम से,
ये देखा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का 2ab(x) प्लस का b स्क्वायर। अब क्या करूं, b स्क्वायर एक्स स्क्वायर, b स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का 2bcx प्लस c स्क्वायर, क्या बनेगा, bx माइनस c का होल स्क्वायर। अगला शायद समझ में आ गया होगा, cx माइनस डी का होल स्क्वायर, और इक्वेशन में क्या गिवन था, इक्वल टू 0। अब क्या, अब क्या सोचो, कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा। क्या करोगे आप, तीन परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 कब होता है, तीन परफेक्ट स्क्वायर्स का सम मिलकर 0 कब हो सकता है, जब तीनों 0 हो जाए। तीनों 0 हो जाए मतलब ax माइनस b 0 हो जाए, bx माइनस c भी 0 हो जाए, cx माइनस डी भी 0 हो जाए। यहां से मैं कह सकता हूं x कितना आएगा, b बाई, यहां से x कितना आएगा, यहां से x कितना आएगा, d बाई c। तो क्या हो गया, ये तीनों बराबर हो गए, b बाई a इक्वल टू c बाई b इक्वल टू d बाई c। तो क्या, तो इससे क्या होगा, तो इससे क्या जीपी प्रूव हो गया, इससे जीपी प्रूव हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना यार। सेकंड और फर्स्ट का रेशियो वही है जो थर्ड और सेकंड का रेशियो है, जो फोर्थ और थर्ड का रेशियो है, जो इन दोनों का रेशियो वही इन दोनों का, वही इन दोनों का। नहीं समझ में आ रहा क्या, आंसर प्रूफ लिख दूं, कुछ आ रहा है नहीं आ रहा भाई, ठीक है। ये चीज तुम्हें क्लिक होनी चाहिए रे, कि तीन परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 हो रहा है, तो कब होता है, जब तीनों 0 हो जाए। कुछ तो बोल दो, चल आगे। चल आगे। अगले लिखना, इफ ए बी एन सी आर, बात कम करो, पी एच क्यू एथ एन आर एथ टर्म्स ऑफ ए जीपी, फाइंड वैल्यू ऑफ क्यू माइनस आर लॉग ए का समेशन। A, B, and C are P H, Q H, and R at terms of a GP. Find summation of Q minus R ln A. पहले तो ये बताओ इसका एक्सपांडेड फॉर्म क्या लिखते, इसका एक्सपांडेड फॉर्म अगर लिखने जाओगे तो क्या लिखोगे, Q माइनस R log A। अगला R माइनस का P ln B। अगला P माइनस का Q ln C। समझ में आता है, साइक्लिक ऑर्डर फॉलो होगा, क्यू आर आर पी पी क्यू, ए फिर बी फिर सी। तब उनको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो क्या करें बताओ, तो जो लिखा है पहले वो छाप लेते हैं। ए क्या है, किसी भी जीपी का पीएथ टर्म, तो किसी भी जीपी का पीएथ टर्म कैसे लिखते हैं, ए
आर की पावर पी माइनस वन, दोनों ए सेम हो जाते थे इसलिए मैंने इसको ए वन लिख दिया, ठीक है ना। इसी जीपी का क्यूएतम कितना होता बी, इसी जीपी का आरतम कितना होता सी। ध्यान देना ये आर और ये आर अलग अलग है ना, ठीक है। यहां तक तो आ गया होगा। ये अपन को गिवन था, अब निकालना अपन को इसकी वैल्यू है, तो यहां तुम्हारा थोड़ा सा दिमाग लगेगा। तो पहले तो ये सोचो Q माइनस आर में कहां से लाऊं, इसको देखो और बताओ Q माइनस आर कहां से लाओगे। तो Q माइनस आर यहीं से मिलेगा, तो इनको क्या करने से मिलेगा, लॉग लेने से Q माइनस आर मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल सही, वो भी सही है। डायरेक्टली Q माइनस आर, चलो ठीक है वैसे सही कह रहे हो, लॉग ले सकते हैं, लॉग लेके भी कर सकते हो, या सीधा अगर मैं डिवाइड दे दूं तो भी सोचो Q माइनस आर मिल जाएगा। अगर मैं इसमें से इसको डिवाइड दे दूं, देखो दिस अपॉन दिस करते तो क्या होता, ठीक है। तो मैं सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को डिवाइड दे दूं, तो a1 r की पावर q माइनस वन, a1 r1 की पावर r माइनस वन। बात कम करो, किया था इन दोनों को डिवाइड मारते, a1 से a1 में पड़ता, r1 की पावर कितना था q माइनस का r, सोच लो नहीं आता क्या। अब मैं q माइनस आर को नीचे कैसे लाऊं, लॉग ले ले, q माइनस आर को नीचे लाने के लिए लॉग ले लो, तो q माइनस आर लॉग ऑफ r1 इक्वल टू लॉग ऑफ कितना b बाई सी, और लॉग ऑफ b बाई सी को क्या मैं कुछ लिख सकता हूं, क्या लिख सकते हैं, लॉग b माइनस का लॉग c। कुछ आया, पहले मैंने इसमें से इसको डिवाइड दिया, तीसरे में ना q माइनस आर बनेगा ये, फिर दोनों साइड लॉग ले लिया, तो ये q माइनस आर नीचे उतर आता, तो लॉग ऑफ r1 इक्वल टू लॉग ऑफ b बाई सी। नहीं है क्या। तो क्या तुम सिमेट्रिकली बता सकते हो मेरे को कि r माइनस पी के साथ कैसे हुआ था, r माइनस पी कैसे लाते, r माइनस पी कैसे लाते, इसमें इसका डिवाइड देते, इसमें इसका डिवाइड दोगे, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन में डिवाइड दो किसका, फर्स्ट का, तो a1 r1 टू द पावर r माइनस वन, a1 r1 टू द पावर कितना p माइनस वन इक्वल टू कितना c बाई, तो r1 टू द पावर कितना r माइनस का p इक्वल टू कितना c बाई, वापस से r माइनस p को नीचे उतारने के लिए क्या लेना पड़ता, लॉग, बोलो है ना, कुछ नहीं आ रहा क्या, पक्का या। तो यहां से अब हम देखें तो क्या क्या आ गया, q माइनस का r इंटू लॉग ऑफ r1 कितना आया, कितना आया लॉग b माइनस का लॉग c। अगले में क्या आया r माइनस का p इंटू कितना लॉग ऑफ r1 कितना आया लॉग c माइनस का लॉग a। तो क्या हम डायरेक्टली लिख सकते हैं p माइनस क्यू इंटू लॉग ऑफ r1 क्या आएगा, बोलो लॉग a माइनस का लॉग b। साइक्लिक चल रहा है, नहीं आ रहा क्या, क्यू आर आर पी पी क्यू पी सी सी ए पी, नहीं आ रहा क्या। बट हमें सोचो आर माइनस सॉरी क्यू माइनस आर के साथ क्या चाहिए, हमें क्यू माइनस आर के साथ क्या चाहिए एल एन ए, तो क्यू माइनस आर के साथ एल एन ए कैसे लाऊं, दोनों साइड क्या कर देते हैं, लॉग ए का मल्टीप्लाई कर दूं, ये चल रहा है मैं क्यू मल्टीप्लाई कर रहा हूं, नहीं आ रहा क्या। आर माइनस पी के साथ क्या चाहिए लॉग बी, तो एल एन बी का मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, पी माइनस क्यू के साथ क्या चाहिए एल एन सी। अब इस साइड ऐड जब करूंगा तो यही अपन को चाहिए था, तो इस साइड जब ऐड करोगे तो लॉग आर वन तो कॉमन आएगा, क्यू माइनस आर लॉग ए, आर माइनस पी लॉग बी, पी माइनस क्यू लॉग सी। इस साइड ऐड करो लॉग बी इंटू लॉग ए प्लस का, लॉग बी इंटू लॉग ए माइनस का, सोचो कटेगा, सोचो एल एन बी इंटू एल एन ए
माइनस का एल एन ए इंटू एल एन बी कटता, माइनस लॉग सी लॉग ए प्लस लॉग ए लॉग सी कटता, लॉग सी लॉग बी माइनस लॉग बी लॉग सी कटता। तो इधर कितना बचता 0 और इधर क्या आया था लॉग आर वन कॉमन लेते तो वही बचता जो अपन को चाहिए। तो ये इसके लिए तुम्हारी कितनी निकल के आ गई 0। लग नहीं रहा। वापस से बेसिक पे जाओ। हमने करा क्या, हमें चाहिए था Q माइनस आर, तो हमने सोचा Q माइनस आर में कहां से लाऊं, तो Q माइनस आर कहां से मिलेगा, इन दोनों को डिवाइड करके। तो इन दोनों को डिवाइड कर दे तो Q माइनस आर मुझे यहां मिलता, बट Q माइनस आर मेरे को नीचे चाहिए, तो क्या लोगे लॉग लोगे। समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन देखकर तुम्हें समझ में आना चाहिए कि क्या स्टेप्स लें। नहीं आ रहा क्या, कुछ तो बोल दो भाई, बन रहा है ना। चलो आगे चलें। छोटा तो क्या कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा। छाप लिया पक्का, चला के चलो अब लिखते हैं। If three distinct real numbers, if three distinct real numbers x, y, and z are in GP such that x plus y plus z is equal to ax, find range of A। ठीक है, तो हमेशा क्वेश्चन में जितनी भी इंफॉर्मेशंस दी गई हो उनका यूज करने की कोशिश करो। पहले तो एज इट इज उनको लिख लो, फिर उनको देखो यूज कैसे करना है। तो इसमें क्या गिवन है, तीन डिस्टिंक्ट रियल नंबर है एक्स वाई जेड जो कि किसमें जीपी में है। तो एक्स वाई जेड देखो अभी कितने वेरिएबल्स हैं, तीन वेरिएबल्स है ना, बट इसको मैं दो वेरिएबल में ला सकता हूं। कैसे लाऊंगा, इनको मैं दो वेरिएबल में ला सकता हूं। कैसे लाऊंगा, ये तीनों जीपी में है ना, ये तीनों किसमें जीपी में है। तो एक्स को मैं लिख दूंगा कितना ए, वाई को ए आर, जेड को ए आर स्क्वायर। इसमें अभी तीन थे, अब कितने वेरिएबल हो गए, दो, क्योंकि हमने एक कंडीशन का यूज कर लिया। किस कंडीशन का, कि एक्स वाई जेड किस में थे, जीपी में थे। इसमें आ रहा है। और क्या दिया भाई ने, कि भाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड ए एक्स के बराबर है। वैल्यू छापते हैं, वैसे ये ए और ये ए अलग होगा, है ना। तो ए वन प्लस ए वन आर प्लस ए वन आर स्क्वायर इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ ए वन, है ना। ये चला है ना, ये ए वन और ये ए अलग अलग है ना, कुछ दिख रहा है। ए वन तो कटता, तो कितना था, वन प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू कितना, ए, बोलो
तो आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 माइनस ए इक्वल टू कितना 0। मेरे हिसाब से यहां तक तो पहुंच जाओगे। अब यहां पर लगेगा थोड़ा सा दिमाग। अब क्वेश्चन पे आओ, हमें रेंज ऑफ ए चाहिए, तो समझ में आ रहा है ए का आंसर कैसा आएगा? ए का आंसर कैसा आएगा? रेंज मतलब समझ में आया, कुछ इनइक्वालिटी टाइप की बनेगी, ए ग्रेटर देन 2, ए लेस देन 1, इस टाइप का कुछ बनेगा, मतलब कुछ इनइक्वालिटी टाइप का आना है। अब यहां से इनइक्वालिटी टाइप कैसे लाएं? यहां से अब ए में इनइक्वालिटी टाइप की कुछ आनी है, तो क्या कंडीशन लगाऊं? क्यों क्यों? बिल्कुल सही कहा। तो यहां पर समझना, इसके बाद क्वेश्चन में एक और इंफॉर्मेशन गिवन है जिसका अभी तक हमने यूज नहीं किया, डेट एक्स वाई जेड आर 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स। तो एक्स वाई जेड सोचो रियल कब आएंगे? एक्स वाई जेड हमने क्या माने? ये माने। सोचो एक्स वाई जेड रियल कब होंगे? जब ये तीनों टर्म रियल होंगे, और इनको रियल होने के लिए आर को कैसा होना पड़ेगा? रियल। और आर को कैसा होना पड़ेगा? रियल। तो फॉर आर टू बी रियल, फॉर आर टू बी रियल, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल आने चाहिए। तो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स ही तो आर की वैल्यू है ना, तो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स कैसे आने चाहिए? रियल। और किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल कब आते हैं? तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। समझ में आया? मीन्स इस क्वाड्रेटिक के रूट, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो। ये समझ में आ रहा है ना कहां से आ रहा है? तो उसने कहा डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट कितना आता है इसका? बी स्क्वायर माइनस का 4ac, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बोलो। तो 1 माइनस 4 माइनस का 3 प्लस का 4a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना? 3/4 है ना। यहां से कायदे से देखने से क्या लग रहा है कि भाई a की रेंज क्या आएगी? 3/4 से इन्फिनिटी, हाँ ना? कुछ तो बोल दो। लेकिन अभी भी हम एक छोटी सी चीज को मिस कर रहे हैं। समझना, डिस्टिंक्ट। अगर समझना, अगर ये तीनों डिस्टिंक्ट हैं, तो क्या तुम बता सकते हो कि आर क्या क्या नहीं हो सकता? इसको देखो, इन 3 टर्म्स को देखो। अगर ये तीनों टर्म्स मेरे को डिस्टिंक्ट चाहिए, तो बताओ आर क्या क्या नहीं हो सकता? क्या आर 1 हो सकता है? अगर आर 1 होता तो तीनों कैसे जाते? सेम। तो आर क्या नहीं हो सकता? 1 नहीं हो सकता। और कुछ? आर 0 हो सकता है क्या? अगर आर 0 हो जाता तो सोचो ये दोनों टर्म कैसे बन जाते? सेम। तो आर 0 भी नहीं हो सकता। क्या आर -1 हो सकता है? क्या आर -1 हो सकता है? a माइनस ए प्लस ए, तो ये दोनों कैसे हो जाते हैं? सेम। ये समझ में आ रहा है? बट यहां तो सोचो हमने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं है। अब जरा इस पे आओ और देखो, आर जब 1 होता, आर जब 1 होता तो ए कितना होता? ए कितना होता? 3। मीन्स जब ए 3 होता तो आर कैसा होता? 1। मीन्स क्या ए 3 ले सकते हम? ए 3 नहीं ले सकते, क्योंकि जब ए 3 लोगे तो आर कैसा हो जाएगा? 1। तो टर्म्स हमारे डिस्टिंक्ट नहीं होंगे। जब आर 0 होता, जब आर 0 होता तो ए कितना होता? 1। मीन्स उल्टा भी कह सकते हैं कि जब ए 1 होगा तो आर कैसा होगा? 0। मीन्स ए तुम्हारा 1 नहीं हो सकता। जब आर -1 होता, जब आर -1 होता तो ए कितना आता? 1। मीन्स वापस से 1 नहीं हो सकता। मीन्स ए सोचो ये 3 वैल्यूज नहीं ले सकता। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा? 3/4 से लेके कितना? इन्फिनिटी। और 3 और 1 दोनों इसमें आ चुके हैं। ये होता अपना फाइनल आंसर। समझ में आया क्या क्या हुआ? ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा, क्वेश्चन में छोटी छोटी इंफॉर्मेशन से भी
तुम्हें यूज करना आना चाहिए। लग नहीं रहा कुछ भी। पहले हमने सिंपली कंडीशन लगा दी, यहाँ फंस गए। तो उसने कहा था टर्म्स डिस्टिंक्ट एंड रियल होने चाहिए, तो रियल नंबर होने के लिए आर को रियल होना पड़ेगा, आर को रियल होना पड़ेगा, तो स्क्वायर का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। तो उस समय एक रेंज मिल गई। लेकिन उसने ये भी कहा था टर्म्स कैसे होने चाहिए, डिस्टिंक्ट। तो हमने देखा टर्म्स डिस्टिंक्ट होने के लिए आर ये 3 वैल्यू नहीं ले सकता। तो हमने उल्टा सोचा कि जब आर ये 3 वैल्यू लेता तब ए कितना लेता। तो अगर आर ये वैल्यू नहीं ले सकता मतलब ए ये वाली वैल्यूज नहीं ले सकता, उनको हटा दिया। कुछ नहीं है क्या? इवन एक्स है ना, एक्स इवन था ना, ए इंटू एक्स था ना, तो एक्स के लिए इवन छापती। दिक्कत आ रही है क्या? कुछ तो बोल दो। आगे चलें। चलो ठीक है, थोड़ा असल में आया होगा। आगे चलें। छाप लिया क्या? क्या हो गया? आ रहा है ना भाई? आ रहा नहीं आ रहा तो बोलो। चलो आगे चलते हैं। सम ऑफ n टर्म्स in GP। सम ऑफ n टर्म्स in GP मीन्स n टर्म्स in GP मैं लिख सकता हूं ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब अब तो कितना ए आर टू द पावर n-1। मुझे इन सब का क्या चाहिए, अब सम चाहिए। ठीक है, तो समझना इन सब का सम निकालने के लिए कभी भी तुम्हें अगर कोई सीरीज दिख रही है, कभी भी तुम्हें अगर कोई सीरीज दिख रही है जिसमें कुछ कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करने पर अगला टर्म टाइप का मिल रहा है, कुछ कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करने पर अगला टर्म मिल रहा है, ठीक है ना। तो इन सब सीरीज का सम निकालने के लिए सिर्फ एक ही तरीका होता है, और वो क्या होता है, एस को दोबारा लिख लो एक आर का मल्टीप्लाई करके और एक शिफ्ट करके। इसमें क्या कर रहा हूं, इस पूरे एस में एक आर का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो आर का मल्टीप्लाई इसमें भी होता, इसमें आर का मल्टीप्लाई करते क्या बनता ए आर, इसमें आर का मल्टीप्लाई करते, इसमें आर का मल्टीप्लाई करते ए आर क्यू, इसका जो पिछला टर्म होता उसमें आर का मल्टीप्लाई करते ए आर की पावर n-1, और इसमें आर का मल्टीप्लाई करते। मैंने क्या किया, पूरे एस में एक आर का मल्टीप्लाई कर दिया और सीरीज को एक शिफ्ट करके लिख दिया। अभी समझ में आएगा शिफ्ट करने से क्या फायदा है। अब अगर मैं दोनों को सेपरेट कर दूं, तो देखो यहां से एस कॉमन आता, क्या बचता 1 - आर, ए -0 ये बचता, ए आर माइनस ए आर कटता, ए आर स्क्वायर माइनस ए आर स्क्वायर ये बचेगा। क्वेश्चन में क्या फायदा हुआ, हमने एक आर का मल्टीप्लाई किया, शिफ्ट करके लिख दिया, सेपरेट किया, तो एस की वैल्यू कितनी आ गई 1 - आर टू द पावर n अपॉन कितना 1 - का आर।
ये फॉर्मूला याद रखना हमेशा। क्या बता सकते ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल नहीं होगा, किस आर के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा? समझा? ऑब्वियसली ये फॉर्मूला हमेशा एप्लीकेबल है सिवाय आर इक्वल टू 1 पर, क्योंकि उसमें नॉट डिफरेंट बन जाता। अगर आर इक्वल टू 1 हो गया तो अपन को सम में फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं है। अगर आर 1 हो गया सब ए ए ए ए बन जाएंगे ना, तो सम एन ही आ जाएगा। तो अगर आर इक्वल टू 1 हो गया तो वैसे ही आसान हो गया। ठीक है, तो इसमें जुगाड़ से, में जुगाड़ क्या थी कि आर का मल्टीप्लाई करो, शिफ्ट करके लिख दो, घटाओगे तो सिर्फ 2 ही टर्म बचते। भाई वो आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? ठीक है, तो इसको सर ना मैं ऐसे भी लिख सकता हूं और ऐसे भी लिख सकता हूं। बात बराबर है? बात बराबर है कि नहीं है? इसको पलटते एक नेगेटिव, इसको पलटते एक नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव कट जाता। तो तुम्हें सर ना फॉर्मूला कैसे याद रखना है, ध्यान दो एक बार। ए क्या हो गया? जिस जीपी का सम निकाल रहे हो उसका फर्स्ट टर्म, जिस भी जीपी का सम निकाल रहे हो उसका फर्स्ट टर्म। आर तो कॉम्बिनेशन होता ही है, ये सना दिक्कत देता है। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स इन दैट जीपी, नंबर ऑफ टर्म्स इन दैट जीपी। सुना, ये सबसे ज्यादा दिक्कत देगा तुम्हें। जिस भी जीपी का तुम सम निकाल रहे हो उस जीपी में जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे वो यहां आएगा। ठीक है, कुछ तो बोलो हाँ ना। कितना आया? मैंने बोला एन क्या होता है? जिस भी जीपी का तुम सम निकालोगे उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है वो यहां आएगा पावर में। ठीक है, क्या था? अब मुझे बताना कि अगर n हो गया इन्फिनाइट, अगर n इंफिनिटी हो जाए, अब मैं बात कर रहा हूं सम ऑफ इन्फिनाइट जीपी, मींस n को हमने क्या रख दिया? इंफिनिटी। तो जरा मुझे बताओ, अगर n इंफिनिटी हो गया, अगर n इंफिनिटी हो गया तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? अगर n इंफिनिटी हो गया तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? अगर n इंफिनिटी हो गया तो बस इसके लिए बता दो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी कि इंफिनिटी आएगी? अगर n इंफिनिटी हो गया तो r टू दी पावर n कितना आएगा? इंफिनिटी या 0? क्यों? r के लिए अगर 2 लग दो तो 2 की पावर इंफिनिटी कितना होता है? r अगर 2 होता तो 2 की पावर इंफिनिटी कितना होता है? बोलो। लेकिन अगर r 1/2 होता तो 1/2 की इंफिनिटी कितना होता? तो क्या समझ में आया? केस बनेगा, केस बनेगा। अगर r का मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा है तो n इंफिनिटी रखने पे कैसा आएगा? इंफिनिटी। बट अगर r का मैग्नीट्यूड 1 से छोटा है, जैसे 1/2, 1/3, 1/4, -1/2, ये चला, r का मैग्नीट्यूड मतलब नेगेटिव भी हो सकता है, -1/2, -1/3, उनकी पावर इंफिनिटी चढ़ाओगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? मतलब ऐसे नहीं कि छूटते साथ कि r की पावर n हमेशा इंफिनिटी बनेगा, डिपेंड करता है r कैसा है। अगर r 1 से बड़ा है तो इंफिनिटी देगा, अगर r 1 से छोटा होता तो कैसा देता? 0 देता। नहीं आ रहा क्या? तो क्या अब मैं ये कह सकता हूं कि अगर मुझे इनफिनाइट जीपी का फॉर्मूला लिखना है
समझना। तो इन्फिनिट जीपी का फॉर्मूला इन्फिनिटी आएगा जब जब आर होगा 1 से बड़ा। सोचो, अगर आर का मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा है तो उसकी पावर इन्फिनिटी चढ़ाओगे तो सोचो ये इन्फिनिटी आएगा। और सही बात है। सोचो अगर कॉमन रेशियो 2 हो जाए, अगर कॉमन रेशियो क्या हो जाए 2, तो 2, 4, 8, 16, 32 इन्फिनिटी तक, सोचो कितना बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर सोचो आर होता 1 से छोटा, अगर आर का मैग्नीट्यूड होगा 1 से छोटा, तो आर की पावर एन मतलब आर की पावर इन्फिनिटी कैसा बनता? 0। बचता क्या? बचता क्या? ए या माइनस ए अपॉन कितना? आर माइनस 1 या ए अपॉन 1 माइनस का आर। तो ये दूसरा फॉर्मूला है जो तुम्हें याद रखना है। इनफिनाइट जीपी का सम कितना आता है? ए अपॉन 1 माइनस आर। और कब आता है? कब आता है? जब आर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 से छोटा। बिल्कुल नहीं आया। कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा? तो समेशन ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी क्या होता है? फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो की पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन कॉमन रेशियो -1। ये हमेशा ट्रू है सिर्फ R1 को छोड़ के। लेकिन इनफिनाइट जीपी का सम फाइनाइट, इनफिनाइट जीपी का सम फाइनाइट तभी आएगा जब कॉमन रेशियो ऑफ R क्या होगा? 1 से छोटा होगा। ठीक है ना? ओनली व्हेन मॉड ऑफ R इज लेस देन 1। ये तो तुम्हें दोनों फॉर्मूले बिल्कुल याद होने चाहिए। थोड़ा बहुत आया? नहीं आया? कुछ तो बोल दो भाई। चलो क्वेश्चन करें। चले चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखना सिंपल स्टार्ट करते हैं। 1 + x + x² + x³ अप टू x⁴n। तो सर ना हमने किसी भी एपी का सम निकालना सीख लिया था। किसी भी एपी का सम कितना आता था? किसी भी एपी का सम कितना आता था? n/2 × 2a + n-1d। दूसरा फॉर्मूला क्या था? फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। अब हम लोग किसी भी जीपी का भी सम निकाल सकते हैं। जैसे ही तुम्हें जीपी दिख जाए तो समझ जाना तुम्हें उसका सम पता है। तो क्या इस चीज का सम अपन को पता है क्या? क्यों पता है? क्योंकि ये जीपी है। किसी भी जीपी का सम कैसे लिखते हैं? बोलते चलो। फर्स्ट टर्म 1, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो कितना है? x। ऊपर क्या आएगा? ऊपर क्या आएगा? ऊपर क्या आएगा? ऊपर आता है जिस भी जीपी का तुम सम निकाल रहे हो उसके नंबर ऑफ टर्म्स। तो x⁴1 से x⁴n तक n टर्म्स तो यही हो गए और एक ये भी है। तो टोटल टर्म्स यहां पर n ना होकर कितने हैं? n+1 है। समझ में आ रहा है? ऊपर हमेशा क्या आता है? जिस भी जीपी का तुम सम निकाल रहे हो उसमें कितने टर्म्स हैं। तो फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो की पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन कॉमन रेशियो -1। हाँ ना, कुछ तो बोल दो। क्या बनी है क्या? और देखें 1 + 2 + 2² + 2³ अप टू 2⁴100। समझ में आ रहा है? अब हम इनका भी सम निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं क्या? जीपी है, ये जीपी है कि नहीं है? इसका सम कैसे लिखते हैं? फर्स्ट टर्म 1, कॉमन रेशियो 2, नंबर ऑफ टर्म्स
तो 2 की पावर 1 से 2 की पावर 100, 100 टर्म्स तो ये और एक ये, तो टोटल टर्म्स कितने हो गए? 101 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, तो 2 की पावर 101 माइनस 1। इस साइड हटा दूं क्या? इस साइड का चला के और देखो, बात कम करो। 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी, इसका सम। शांत। इसका सम कितना आएगा? 0 है भाई। 1 और 1/3 को जोड़ोगे तो ही 4/3 हो जाएगा। अरे 1 और 1/3 को जोड़ोगे तो 4/3 होगा, तो उससे ज्यादा ही आएगा नहीं? क्या बोल रहे हो? चलो, तो ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? इन्फिनाइट जीपी। तो इन्फिनाइट जीपी का सम दो आ सकते हैं, या तो इन्फिनिटी या तो फाइनाइट। तो इस इन्फिनाइट जीपी का सम इनफाइनाइट आएगा कि फाइनाइट आएगा? फाइनाइट आएगा। क्यों? तो इस इन्फिनाइट जीपी का सम क्या आएगा? फाइनाइट। और क्यों आएगा? क्योंकि इसका जो कॉमन रेशियो वो कितना है? 1/3, जो कि 1 और -1 के बीच में है। आ रहा है नहीं आ रहा? अगर कॉमन रेशियो का मैग्नीट्यूड, ध्यान देना, मैग्नीट्यूड 1 से छोटा है, मैग्नीट्यूड 1 से छोटा मतलब r किसके बीच में होगा? -1 या 1 के बीच में। तो इन्फिनाइट जीपी का सम कैसा आता है? फाइनाइट। और कितना आता है? फॉर्मूला क्या था? a अपॉन 1 - r। a क्या है? फर्स्ट टर्म, अपॉन 1 - 1/3 क्या है? कॉमन रेशियो। तो यहां से कितना आएगा? 3/2। 4/3 1.33 से ज्यादा ही आएगा ना? भाई कुछ आ रहा है नहीं आ रहा? इशारा है सबको? क्या हो गया? दोनों एक ही बैग में क्या देख रहे हो? क्या उसके अंदर? कुछ नहीं है? अच्छा, क्या तक आया? बन रहा है ना? चलो, बात कम करो। और होता ना? मान लेता 3 6 12 300। इसका सम बताओ जल्दी। इसका सम जल्दी बताओ, बोलो। पहले क्या लिखूं? फर्स्ट टर्म कितना है? 3। कॉमन रेशियो कितना है? नंबर टर्म्स 100 -1 अपॉन 3 - 1। चलो, बेसिक फॉर्मूला लगाना आया नीचे। अच्छा, कॉमन रेशियो 2 है क्या? कॉमन रेशियो 2 है, सॉरी। आगे चले भाई, बन रहा है ना? a की पावर n-1। क्या इस सीरीज का सम हम निकाल सकते हैं? कैसे? क्या ये जीपी है कि नहीं? पहला क्वेश्चन तो ये है, क्या ये जीपी है कि नहीं है?
कॉमन रेशियो, बिल्कुल जीपी है विद कॉमन रेशियो कितना, बी बाय ए। ये सबको देखना आता है ना। देखो बी बढ़ गया, ए कम हो गया, अगले में बी बढ़ा, ए कम हो गया। तो जीपी का सम कैसे लिखते होता हूं, बोलो कैसे लिखते हैं। फर्स्ट टर्म कितना है, ए टू द पावर एन माइनस 1। इधर कितना आएगा, कॉमन रेशियो कितना है, बी बाय ए। यहां ऊपर क्या लिखूं बताओ, ऊपर क्या लिखूं, एन के एन माइनस 1, पक्का। देखो किसी भी एक को पकड़ लो, b की पावर 1, b की पावर 2, b की पावर 3 से लेके b की पावर n माइनस 1। तो 1 से लेके n माइनस 1, n माइनस 1 टर्म्स तो ये होते प्लस ये, तो टोटल टर्म्स कितने हो गए, n। ऊपर हमेशा क्या आता है, जिस भी जीपी का तुम सम निकाल रहे हो उसके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस का 1। इसको सिंप्लीफाई कर ले, एलसीएम ले लूं, तो a टू द पावर n माइनस 1, b टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन, यहां भी एलसीएम ले ले, b माइनस a टू बाय a। तो यहां a की पावर n माइनस 1 है, यहां a की पावर n है, तो n माइनस 1 से एक कटता, एक बचता, और ये जो एक a है वो इससे कट जाता। यहाँ n माइनस 1 ए थे, यहाँ n ए थे, इससे कटते एक ए बचता, और एक ए इससे कटता। तो फाइनली क्या बचा, b की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन कितना, b माइनस का a। लग नहीं रहा यार, कुछ तो बोल दो, नहीं है। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसकी वैल्यू इसके बराबर है, बोलो, इसकी वैल्यू इसके बराबर है। है कि नहीं है, कुछ तो बोल दो। तो क्या मैं इस a माइनस बी को यहां पहुंचा सकता हूं, नहीं है क्या, a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n अपॉन a माइनस b, इसके बराबर था। मैंने a माइनस b को यहां पहुंचा दिया, कुछ तो बोल दो। ये बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आएगा आगे, ये आगे बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आएगा। याद कैसे रखना है देखना, सुन लो, याद कैसे रखना है इसको। तो याद रखने के लिए देखना कैसे याद रखोगे, a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n है, याद देख लो याद कैसे रखना है। तो a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n का एक फैक्टर कितना होगा, a माइनस का b, एक फैक्टर कितना होगा, a माइनस का b। यहां a की डिग्री कितनी है, a की डिग्री कितनी है, n, एक डिग्री यहां चली गई, बची कितनी डिग्री, n माइनस 1। तो शुरुआत किससे होगा, n माइनस 1 से, फिर a को कम करते चलो, b को बढ़ाते चलो, a को कम करते चलो, b को बढ़ाते चलो, जब तक सब कुछ b पे ना चले। एग्जाम्पल देखो, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n, एक वेक्टर क्या होगा, एक वेक्टर क्या होगा, a माइनस का b। यहां a पर डिग्री कितनी है,
3, यहां 1 डिग्री चला गया, बची कितनी डिग्री? 2। शुरुआत किससे होगा? ए स्क्वायर। ए कम करो, बी बढ़ाओ, ए कम करो, बी बढ़ाओ। नहीं आया। और देखो, ए की पावर 5 माइनस बी की पावर 5, एक फैक्टर कितना आएगा? एक फैक्टर कितना आएगा? ए माइनस बी। कितनी डिग्री है? यहां कितनी चली गई? 1, बची कितनी? ए की पावर 4। ए की पावर कम करो, बी की पावर बढ़ाओ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए बी का क्यूब प्लस बी की पावर 4। सलमाया भाई कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा? तो इससे समझना हम लोग एक और चीज कमेंट कर सकते हैं, that a to the power n minus b to the power n is always divisible by a minus b, is always divisible by a minus b। हाँ या ना? हाँ ना, कुछ तो बोल दो। नहीं कह सकते? मतलब 17 to the power 283 माइनस 10 की पावर 283 को अगर मैं 7 से डिवाइड दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? इसका मतलब होता है रिमाइंडर, इसको इससे डिवाइड दोगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, ये उसका साइन होता है। तो a to the power n minus b to the power n is always divisible by कितना? a minus b, मतलब कितना? 7। मीन्स ये इससे डिविजिबल है, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। a to the power n minus b to the power n is always divisible by a minus b। ये समझ में आया? अब ये पूछा गया था कि ये इसको अगर हम 7 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। ये साइन होता है रिमाइंडर का। किसका होता है? रिमाइंडर का। तो इसको अगर मैं इससे डिवाइड दूंगा तो उसने पूछा रिमाइंडर कितना आएगा, तो हमने देखा परसेंटेज नहीं है, ऐसा होता है। ठीक है, a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n, ये हमेशा किससे डिविजिबल होगा? a माइनस b से। और a माइनस b मतलब कितना आएगा? 7। मतलब ये हमेशा किससे डिविजिबल है? 7 से। और अगर ये 7 से डिविजिबल है तो इसको 7 से डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 थोड़ी आएगा, 0 आएगा ना। बिल्कुल नहीं आ रहा क्या? और ज्यादा हो रहा है क्या? हाँ, अभी आएगा, रुक जाओ। बिल्कुल नहीं आ रहा क्या? क्या हुआ? नहीं मिटाना क्या? अच्छा, चलो एक और बताओ। ट्वेंटी 7 to the power 8 माइनस 3 to the power 8, इसको अगर 8 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 27 to the power 8 माइनस 3 to the power 8, इसको अगर 8 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? कितना? कितना आएगा? 3 आएगा। 3 कैसे ला रहे हो मुझे तो बताओ। a to the power n माइनस b to the power n किससे डिविजिबल होता है? किससे डिविजिबल होता है? डिविजिबल बाय a माइनस b।
तो दिस क्वांटिटी इज डिविजिबल बाय 27 माइनस 3, मतलब कितना 24। मीन्स ये 24 से डिविजिबल है, ये 24 से डिविजिबल है, मतलब 24 इसका एक फैक्टर है और इसका अगर एक फैक्टर 24 है और उसको अगर 8 से डिवाइड दोगे तो 8 तो पूरा इसको काट देगा ना। ये 24 का मल्टीपल है, तो 24 का मल्टीपल है तो 8 का मल्टीपल तो होगा ही होगा, तो रिमाइंडर 0 आएगा। ये नहीं आता क्या? थोड़ा बताया, कुछ तो आ रहा होगा, कुछ नहीं आ रहा क्या? इस वाला मिटा दूं? हेलो, आगे चले भाई, चल रहा है ना? चलो आगे चलते हैं, बात कम करो। चलो अगले क्या? मान लो मैं इस सीरीज का समझिए होता, शांत, सीरीज का सम कैसे निकालते? इस सीरीज का सम कैसे निकालते? क्या निकाल पाते कि नहीं निकाल पाते? हाँ, क्या ये जीपी है कि नहीं? इतना तो समझ में आ रहा है जीपी नहीं है, ये एपी है क्या? एपी भी नहीं है। शांत, ऐसे लिख सकते हैं, बात कम करो। इस 7/8 को 1 माइनस 1/8 लिख सकते हैं, बस आराम से ना। अब कुछ दिख रहा है अच्छा? क्या कुछ अच्छा दिख रहा है? क्या दिख रहा है? 1 1 1 1 अलग कर लो, तो 1 1 1 कितनी बार? n बार। इन सब में से माइनस कॉमन ले लो, 1/2 1/4 1/8। बोलो, अब क्या इसका सम निकाल सकते हैं हम? क्या हम इसका सम निकाल सकते हैं? क्यों? ये जीपी है, ये जीपी का सम बताओ। फर्स्ट टर्म 1/2, कॉमन रेशियो 1/2, नंबर ऑफ टर्म्स नंबर ऑफ टर्म्स, पहला टर्म किसने दिया? इसने। ये टर्म किसने दिया? इसने। ये टर्म किसने दिया? इसने। लास्ट टर्म कौन देता? ये। कितने टर्म से यहां तक? अरे टोटल एन थे ना रे, एक हट गया तो n-1 बचेंगे ना। इतना नहीं सोच पाते क्या? सोचो, पहला टर्म इसने दिया, दूसरा टर्म इसने दिया, लास्ट टर्म ये देता, तो यहां से लेके यहां तक n-1 टर्म्स होंगे ना।
नहीं आ रहा क्या भाई, कुछ तो बोलो। ठीक है, 1/2 से 1/2 कट जाता, माइनस से माइनस भी कटता, तो n प्लस 1/2 की पावर n -1 -1। लग नहीं रहा कुछ भी आ रहा है। कहाँ तुम कुछ कह रहे हो क्या? हाँ, नहीं आया। कहाँ से नहीं आया बताओ? 1/2 को 1 -1/2 लिखा, 3/4 को 1 -1/4 लिखा, 7/8 को 1 -1/8 लिखा। देखो 1 1 1 1 1 हर ब्रैकेट से 1 आता, तो 1 1 1 1 n बार इतना तो आता है। बचा क्या? -1/2 -1/4 -1/8, सबका नेगेटिव कॉमन लिया, 1/2 1/4 1/8, ये जीपी बन गया। जीपी का सम कैसे लिखते हैं? फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो कितना है? 1/2, इसमें किसका मल्टीप्लाई करोगे ताकि ये मिल जाएगा? 1/2 का। कॉमन रेशियो 1/2। नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहां से लेके यहां तक कितने टर्म्स है? तो जितने टर्म यहां से लेके यहां तक होते, तो ये टर्म किसने दिया? इसने। ये टर्म किसने दिया? इसने। तो यहां से लेके यहां तक टोटल टर्म्स n थे, तो यहां से लेके यहां तक कितने होंगे? n - 1 टर्म्स होंगे अपॉन r - 1। कुछ तो बोल दो भाई, लग तो नहीं रहा है कुछ। सही में आ रहा है? चलो और देखें। बस बात नहीं करो। शांत। मान लो मुझे इसको सिंप्लीफाई करना होता, क्या करते बताओ? चलो देखना, तो पहले मैं 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करता हूं। अगर मैं इन 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करता हूं, देखो 1 × 1 कितना आएगा? x × 1 कितना आएगा? x² × 1 कितना आएगा? x² × x कितना आएगा? x³। समझ मैंने क्या किया? मैंने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो देखा कुछ ही बना, आया नहीं आया? पक्का? अब एक ब्रैकेट और ले आऊं, एक ब्रैकेट का और देखते हैं। तो देखो पहले 1 का 1 से 1, x का 1 से x, x² का 1 से x², x³ का 1 से x³, ये बनता। फिर 1 का x⁴ से x⁴, इसका x⁵, इसका x⁵, इसका x⁵। कुछ पैटर्न दिखा? समझ में आया? कुछ आया नहीं आया भाई? क्या समझ में आया? कि जब मैंने इनका मल्टीप्लाई किया, गौर करना अच्छे से, जब मैंने इनका मल्टीप्लाई किया तो सबसे छोटा टर्म क्या आया? 1। सबसे बड़ी x की पावर कौन सी आई? 2 और 1 का 3।
और बीच के सारे मिल गए, एक्स एक्स स्क्वायर सारे मिल गए। थोड़ा बताया, जब मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो लीस्ट टर्म कौन सा मिला, 1। हाईएस्ट एक्स की पावर कितनी मिली, 3, और बीच में एक्स और एक्स स्क्वायर मिल गया। कुछ तो बोलो। जब मैंने इन तीनों का मल्टीप्लाई किया, गौर करना अच्छे से, तो सबसे छोटा टर्म कौन सा मिला, 1, और x की हाईएस्ट पावर कितनी मिली, 7। 7 कैसे, 4 + 2 6 + 1 7। हाईएस्ट पावर कितनी मिली, x की पावर 7, और बीच के भी सारे पावर्स मिल गए। सही में आया? तो अगर मैं यहां से लेके यहां तक का मल्टीप्लाई करता तो क्या मिलता, 1x x स्क्वायर अप टू कहां तक, तो x की हाईएस्ट पावर कितनी मिलती है, 8, 4 12, 2 14 और 1 15। सही में चल रहा है? अब लग नहीं रहा कुछ आ रहा होगा। तो अगर मैं यहां से लेके यहां तक का प्रोडक्ट कर दूं तो फर्स्ट टर्म कितना मिलेगा, 1x x का स्क्वायर। x की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, सोचो, 4 + 2 + 1, 8 + 4 + 2 + 1, तो ये होगा 1 + 2 + 4 + 8 अप टू कितना, 256। क्या इसका सम हमें निकालना आता है, क्या इसका सम हमें निकालना आता है, क्या है ये क्या है, जीपी है। विद कॉमन रेशियो कितना, कॉमन रेशियो कितना, 2। इसका सम कैसे लिखूं बताओ, इसका सम कैसे लिखूं बताओ, फर्स्ट टर्म 1, कॉमन रेशियो 2, नंबर ऑफ टर्म्स कितने, क्या नंबर ऑफ टर्म्स कितने, ये क्या लिखा है, 2 की पावर 1, ये क्या लिखा है, 2 की पावर 2, ये क्या लिखा है, 2 की पावर 3, ये क्या लिखा है, 2 की पावर 8। कितने टर्म्स हैं, शर्म करो यार, 1 से लेकर 8 टर्म तो यही हो गए, और एक ये भी तो है 9। ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 8 है, तो 8 टर्म से ही हो गए ना, और एक ये भी तो था 9। ये कितना आ गया, 512 - 1 511, मीन्स हाईएस्ट पावर जो आती x की वो कितनी आती है, 511। भाई कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ तो बोल दो। तो क्या मैं इसका सम निकाल सकता हूं, ये तो अपना हाईएस्ट पावर आया ना x का, अब इस पूरे का सम करना तो बाकी है ना। इस पूरे का सम कैसे करते, इस पूरे का सम क्या हम कर सकते हैं क्या, कैसे करते, इस पूरे का सम कर सकते हो नहीं कर सकते हो, ये जीपी है, जीपी का फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो, नंबर ऑफ टर्म्स 512, x - 1। ये नहीं आया होगा, सही सही में आ रहा है कुछ, सही में। पहले मैंने क्या किया, पहले हमने 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लाई किया तो ये आया, फिर 3 का मल्टीप्लाई किया तो ये आया, फिर हमने पैटर्न ऑब्जर्व किया। पैटर्न ऑब्जर्व ये किया कि भाई x की हाईएस्ट पावर लो और 1 से स्टार्ट करो, सारे टर्म्स मिलेंगे। तो हमने देखा जब सबका मल्टीप्लाई करते तो हाईएस्ट पावर कितना आता, हाईएस्ट पावर आता इन सबका एडिशन, इसका सम निकाला, और इससे ये सीरीज मिली, इसका सम निकाल दिया। कुछ नहीं आया ना, लग नहीं रहा है, इससे इधर आ रहा है नहीं आ रहा, कुछ हल्के क्वेश्चन करा दूं, कोशिश करो समझने की कम से कम। तो इसका देखना, दूसरा तरीका देखना, मेथड 2 बहुत अच्छा है।
बहुत बार आएगा ये। चलो गौर करना अच्छे से, बात नहीं करो। ये 1 + x है, मैं क्या कर रहा हूं, 1 - x का मल्टीप्लाई डिवाइड दे रहा हूं, ठीक है। ध्यान दो, 1 - x इंटू 1 + x क्या बनेगा, 1 + x 1 - x क्या बनेगा, 1 - x का स्क्वायर, उसका नहीं 1 - x स्क्वायर बनेगा, a - b + b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनता। 1 - x स्क्वायर और 1 + x स्क्वायर ये मल्टीप्लाई होकर क्या बनेंगे, देखो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर ये बन गए, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर ये बन गए ना, ये हटा दो ये बचेगा। अब दिस इंटू दिस, a - b a + b, वापस से a स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो 1 - x स्क्वायर का स्क्वायर, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, ये दोनों क्लब होके ये बन गए, ये दोनों क्लब होके ये बन गए, ये दोनों क्लब होके 1 माइनस इसका स्क्वायर ना। कुछ पैटर्न दिख रहा है, क्या पैटर्न दिखा, इससे कंबाइन होने के लिए ध्यान देना, इससे कंबाइन होने के लिए इसी का नेगेटिव वाला वर्जन आया, इससे कंबाइन होने के लिए इसी का नेगेटिव वाला वर्जन आया, मींस इससे कंबाइन होने के लिए इसी का नेगेटिव वाला वर्जन आएगा, और ये दोनों फिर कंबाइन होके a - b a + b कंबाइन होकर क्या बनेंगे, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे कि 256 पे 2 जाएगा, मल्टीप्लाई होंगे, तो कितना आएगा 1 - x की पावर 5 और बचपन में एक 1 - x का डिवाइड दिया था, नहीं आया, अपने 1 - x का मल्टीप्लाई डिवाइड दिया, देखा ये दोनों क्लब होके ये बने, तो इसी का नेगेटिव वाला बन गया, ये दोनों क्लब होके ये बने, तो इसी का नेगेटिव वाला बन गया, तो पक्का चलते 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 इसी का नेगेटिव वाला मिला होता, और ये दोनों क्लब होके a - b a + b, वापस से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और एक 1 - x जो हमने इनिशियली डिवाइड दिया था वही आया। लग नहीं रहा कुछ आ रहा है, कुछ तो बोल दो भाई, पक्का सीख गए, सोच रहे होते तो मैं थोड़ी होता यहाँ पे यार। चलो आया था, आगे चलें। चलो बस बात कम करो, चला के बोलो। ठीक है, C1 C2 C3 are
सर्कल्स विथ रेडियस ऑफ ith circle find area of ith circle का समेशन। बस बात कम करो यार। पहले तो क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करो, क्या क्या कह रहा है ये। पहली लाइन क्या कह रहा है, C1 C2 C3 ये सर्कल्स हैं, सर्कल्स के नाम दे दिए अपन ने C1 C2 और C3। ये क्या कहना चाहता है बताओ। किसी भी ith सर्कल का रेडियस उसके i माइनस 1th वाला जो सर्कल होता उसके रेडियस के 1/3 के बराबर है। इसमें हमारा ये क्या कहना चाहता है, किसी भी ith सर्कल का रेडियस i माइनस 1th सर्कल के रेडियस के 1/3 के बराबर है। मतलब अगर मैं i2 रख दूं, अगर मैं i क्या रख दूं 2, तो i2 रखूंगा तो r2 कितना आएगा r1/3। अगर मैं i3 रख दूं, अगर मैं i क्या रखूं 3, तो r3 क्या बनेगा r2/3। r4 रखते तो कितना बनता r3/3 एंड सो ऑन। अच्छी बात है अपन को r1 गिवन है, r1 गिवन है, r1 कितना है 5, तो r2 कितना आएगा, r2 कितना आएगा 5/3। सोच लो r1 5 दिया था तो r2 कितना आता r1/3 मतलब 5/3। r3 क्या आता r2/3 मतलब 5/3 का भी 1/3 5/9। r4 क्या होता इसका भी 1/3 5/27। कुछ दिख रहा है क्या अच्छा जीपी में, ये दिखा है टर्म जीपी में है, नहीं आ रहा क्या, सही में आ रहा है भाई। अपन को निकालना क्या है, CI का एरिया समेशन 1 से लेकर इन्फिनिटी, मतलब C1 का एरिया, C2 का एरिया, C3 का एरिया अप टू कितना इन्फिनिटी। इसमें आ रहा है नहीं क्या लिखा है, नहीं आ रहा क्या, कुछ तो बोल दो रे। C1 का एरिया कितना आएगा, C1 सर्कल का एरिया कितना आएगा पाई r1 का स्क्वायर, मतलब पाई इंटू कितना 5 का स्क्वायर। C2 सर्कल का एरिया कितना था, C2 सर्कल का एरिया कितना था पाई इंटू r2 का स्क्वायर, और r2 का स्क्वायर मतलब 5/3 का होल स्क्वायर। C3 का एरिया कितना था पाई इंटू r3 का होल स्क्वायर। लग नहीं रहा है अब ना, क्या इसके एरिया हम निकाल सकते हैं, कुछ कॉमन ले पा रहा हूं क्या, 25 पाई कॉमन ले लूं, 25 पाई कॉमन लेते कितना बचता 1 1/9 1/81। क्या इस चीज का सम फाइनाइट आएगा कि इनफाइनाइट आएगा, फाइनाइट आएगा। क्यों आएगा, ये कॉमन रेशियो क्या 1/9, -1 से 1 के बीच में कितना आता है a/1 माइनस r, r कितना कॉमन रेशियो कितना 1/9, कितना बनेगा 9/8, तो 25 पाई इंटू कितना 9/8। लग नहीं रहा कुछ भी आ रहा है, जाते ही जो हो रहा है क्या।
तेज लग रहा है क्या? क्या नहीं आया पूछ लो। ये नहीं आया क्या? ये कैसे लिखा? क्या ही नहीं आया? कुछ बोला तो करो। सीखे पक्का? कर लोगे थोड़ा बहुत? चलो बुकलेट देना। कल तुम लोग की क्लास है ना? कल मैं पेपर डिस्कस कर दूंगा, है ना? चलो होमवर्क ले लो। डिस्टी वन पूरी हो गई थी अपनी क्या? डीसीटी वन पूरी हो गई थी क्या? जीपी के लिस्ट में दे दिए थे क्या? आराम से। तुम लोग अपने असली रूप में क्यों आया तो एकदम से? चलो ठीक है, यहाँ तक आना है यासर में, यहाँ तक कर लेना। कल क्लास तुम लोग की परसों भी क्लास है। तुम कह रहे हो तो क्लास रख लेते हैं। तो तुम छुट्टी मान लो, तुम मान लो छुट्टी। चलो कर लोगे ना?